एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुर्सी संभालते वक्त ही यह साफ कर दिया था कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचारी चाहे वो कोई भी हो उस पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ेगी और उन्हें सलाखों के पीछे डालेगी। फिलहाल उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है और धाकड़ धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले और सचिवालय रक्षक भर्ती में अब तक एसटीएफ 26 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में 25 और सचिवालय रक्षक भर्ती मामले में एक गिरफ्तारी एसटीएफ के द्वारा की गई है, जिसके बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर चोरी आयोग के भर्ती से चोरी हुआ था। एसटीएफ ने इस मामले में पहले गिरफ्तारी की है, तो वहीं बड़ी बात यह भी है कि सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर कहीं और से नहीं बल्कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भीतर से ही चोरी हुआ था। आउटसोर्स कंपनी RIMS के कर्मचारी प्रदीप पाल के आयोग के भीतर से परीक्षा का प्रश्न पत्र पेन ड्राइव से चोरी किया था। परीक्षा प्रिंटिंग की आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारी आरोपी प्रदीप पाल आयोग के भीतर से पेन ड्राइव में सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर चोरी करने में लेकर गए थे और आयोग के लोगों को इसके भनक तक नहीं लगी। तो वहीं उत्तराखंड के धाकड़ सीएम धामी ने जांच एजेंसियों को ये साफ निर्देश दिए हैं कि दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उन पर रासुका और गुंडा एक्ट जैसी धारा लगाई जाए और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए और किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। तो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये शुरुआत में ही सीएम धामी ने क्लियर किया था। लेकिन बावजूद इसके अभी आपको बता दें कि लगातार यूके SSSC पेपर लीक मामला गरमाया हुआ है और इस पर गिरफ्तारियां जो है वो भी लगातार जारी है। अभी तक 26 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और इसी के साथ आपको बता दें कि सचिवालय रक्षक भर्ती का जो पेपर है वो खुद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भीतर से ही चोरी हुआ था, जो उसके बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि सीएम ने साफ कर दिया है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और किसी भी तरीके से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान ये भी रखा जाए कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। 22 जुलाई को परीक्षा लीक मैटर में अनियमितताओं को मिलते माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा जो इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद ही इसमें हमारी एसटीएफ की टीम को विवेचना ट्रांसफ़र हुई थी और इसके बाद सभी हमारी टीमें इसमें कार्यरत हो गई थी और 48 घंटे के अंदर इसमें 6 अभियुक्तों की प्राथमिक रूप से शुरुआत में गिरफ्तारी की गई थी और उसी के बाद से हमारी विवेचना इसमें एक से एक कड़ियों को हम जोड़ते चले और आगे तक इसमें अब तक कुल 26 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो पहले जो कड़ी जो प्राप्त हुई थी, इसमें जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं RMS कंपनी में कार्य करने वाले, उनके माध्यम से पता चला था कि पेपर को लीक किया गया था और टेलीग्राम के माध्यम से इसको यहाँ पर पहुँचाया गया था। उस संबंध में जो गिरफ्तारी हुई उसकी पूछताछ पर गढ़वाल में भी और कुमाऊँ में भी काफ़ी सारे प्रश्न पत्र जो पहुँचे थे अभ्यर्थियों को, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई और साथ ही साथ छात्रों के इसमें बयान किए गए। इसी के साथ साथ इसमें एक संगठित गिरोह का भी नाम पता चला जो धामपुर से ऑपरेट कर रहा था। उस गैंग के भी सदस्यों को एक एक करके कड़ियों को जोड़ा गया और उनकी गिरफ्तारियां की गई। तो इसमें एक केंद्रपाल नाम के व्यक्ति का नाम पता चला जो धामपुर का निवासी है और साथ ही साथ पूर्व में भी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर परीक्षाओं में उसकी प्राथमिक रूप से संलिप्तता पता चली थी। उसी के आधार पर पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें पता चला कि ललित राज जो एक इंजीनियर है उसी का फ्लैट को इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर और छात्रों के जो बयान लिए गए उसके बाद फिर जो है इसमें महत्वपूर्ण कड़ी में आया कि इसका जो RMS प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था UKSSC से, उसके मालिक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता आई। क्योंकि 3 स्तर की इसमें पूछताछ हो चुकी थी और उन सभी वेरिफिकेशन करने के बाद
उसको कल देर रात्रि इसको गिरफ्तार, चूंकि उस कंपनी का ओनर है। लेकिन ये कहना कि सभी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता रही, अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही, चूंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी। उस डील के माध्यम से जो पैसे जहां जहां गए हैं, कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट करा गया था। एक माध्यम जो एक कड़ी थी लास्ट तक की, वो ये थी। दूसरी कड़ी थी कि जो वहाँ के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे, जो टेलीग्राम से यहाँ पर उसका जो दूसरा कर्मचारी आरएमएस का जयजीत दास, उसको भेजे गए थे। उस कड़ियों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े थे। हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, जो एक ये जघन्य मैं कहूँगा कि एक तरह से ये बहुत संगठित रूप से जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और भविष्य में इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हैं, इस प्रकार का आपराधिक काम है, ये भविष्य में न हो, इसलिए इस पर हम कठोर कार्रवाई, हमने एसटीएफ को कल उनके अधिकारियों को कल बुलाया है, पूरी हमने बड़ी बैठक की है। उस बैठक में ठोस तरीके से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी संपत्तियों की जांच हो, उन पर गुंडा एक्ट और रासुका जैसी जो धाराएं हैं वो लगाई जाएं। और भविष्य में जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए हम एक रास्ता तलाश रहे हैं कि किसी भी होने वाली परीक्षाओं में विलम्ब न हो, इसलिए सारे पहलुओं पर ध्यान रखें। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से हमारे परीक्षार्थियों को, हमारी बेटियों को, बेटों को इसमें उनको विलम्ब न हो, उनके करियर पर कोई फर्क न पड़े और भविष्य में उत्तराखंड राज्य से ये पूरे देश के लिए नज़ीर बने, इसलिए हम इस पर कठोर कार्रवाई करते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस प्रकार के अपराध में शामिल हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारी बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज। सर, एक बात और आ रही है। तो उत्तराखंड में लगातार यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही है। 26 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मसले पर अभी तक ये पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाया है कि आगे इस यूके SSSC का जो पेपर है वो किस तरीके से होगा। इसी पर तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तारुफ आपको करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ हरीश मैखुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, और कानूनी जानकार हमारे साथ राजीव वर्मा जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजय वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी और शुरुआत आप इसे इस चलिए संपर्क उनसे टूट गया है। हरीश मैखुरी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। लगातार जिस तरीके से यूके SSSC का मामला सामने आ रहा है, ये जो बातें अब कही जा रही है कि इसमें 26 गिरफ्तारियां हो चुकी है, तमाम चीजें हो चुकी है, मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात कही गई थी धामी सरकार द्वारा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस तरीके के मामले लगातार सामने आते, ये पहला मामला नहीं है। बच्चों के भविष्य पर तलवार लटकती है सीधे। हरीश मैखुरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुर्सी संभालते वक्त ये साफ किया था कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो उस पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ेगी। चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। संजीव वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
जी मिल रही है। जी, सीएम धामी की ने जब कुर्सी संभाली थी तो आते ही कहा था कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन सवाल यही शुरुआत इसी सवाल के साथ कि आखिर इस तरीके के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, रोक क्यों नहीं लगती है इन मामलों पर? मुस्कान जी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रही है और एक शिकायत भर पे जब माननीय मुख्यमंत्री जी त्वरित कार्यवाही करते हुए एसटीएफ की जांच के आदेश दे देते हैं, विजिलेंस की जांच के आदेश दे देते हैं, तो इससे बिल्कुल एक साफ तरीके से जाहिर होता है कि हम भ्रष्टाचार के प्रति कितने सजग हैं, भ्रष्टाचार पे नकेल डालने के लिए हम कितने कृत संकल्प हैं। हम न भ्रष्टाचार चाहे निचले स्तर का हो चाहे ऊपरी स्तर का हो, किसी को भी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। साथ ही जिस तरह से यूके ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें जो एक शिकायत भर के ऊपर जो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उन लगभग 2 दर्जन से अधिक जो अपराधी थे, न केवल उनको गिरफ्तार किया बल्कि उनका जो तमाम एक बड़ा नेक्सस था, एक नेटवर्क था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। और एक बड़ी सफलता हमारी जो एसटीएफ जो इसमें जांच एजेंसी हमने नियुक्त करी थी, उन्होंने अपना जो जांच का दायरे को और अधिक विस्तृत करते हुए कल ही उन्होंने पूरे के पूरे इस नेक्सस का जो सरगना था, जो मास्टरमाइंड था, उस तक पहुंचने का एसटीएफ ने काम किया। मैं एसटीएफ को भी अपनी ओर से बधाई देता हूं और काफी एप्रिशिएबल काम उन्होंने किया। युवाओं के भविष्य से जो भी व्यक्ति खिलवाड़ करेगा, हम उसको कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मंतव्य है और उनका स्पष्ट कहना है कि हम इस पूरी जो भ्रष्टाचार की चेन है, जब तक हम इसकी अंतिम कड़ी को ध्वस्त नहीं कर देते। ठीक है संजय वर्मा जी, आ रही हूं एक बार फिर से आपके पास। हरीश मेखुरी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आवाज मिल जी, ये संजीव वर्मा जी हमारे साथ है। वो कह रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, एसटीएफ ने भी इस पूरे सरगना के पास पहुंचने की कोशिश की है और उस सरगना को पकड़ लिया है, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन सवाल मेरा फिर से आपसे वही है कि आखिर क्यों इस तरीके के मसले लगातार चलते आ रहे हैं? पेपर लीक ये बच्चों के भविष्य पर तलवार है। वो बच्चे जो लगातार मेहनत करके पढ़ाई करके पूरे साल की जो मेहनत होती है, वो एक पेपर लीक होने के बाद पूरे तरीके से पानी फिर जाता है उस पर। मुस्कान जी, ये मामला बहुत गंभीर मामला है। बच्चे जो हैं जो परीक्षा देते हैं, बड़ी उम्मीद से परीक्षा देते हैं, तमाम सरकारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, फीस देते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह की चीटिंग होती है कि जुगाड़ वाले लोग या पेपर लीक करने वाले लोग, एक पूरी लॉबी उत्तराखंड में इस तरह से रहती है, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और हम देख रहे हैं सरकार ने भी इसको बड़ी गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री का जो कल का मैं बयान देख रहा था, उसमें ये कहा है कि हमने सीबीआई जांच की भी गुंजाइश छोड़ी हुई, जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई की जांच भी कराएंगे। मुख्यमंत्री धामी के पास ये बहुत सुपर अपॉर्चुनिटी है कि उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना है। अब तक के तो आप चाहे विधानसभा नियुक्तियों का मामला देखो, चाहे सचिवालय की नियुक्तियों का मामला देखो, चाहे पुलिस की नियुक्तियों का मामला देखो, सारे मामले खुल के सोशल मीडिया में आ रहे हैं, पेपर्स में आ रहे हैं, अखबार में आ रहे हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है और तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। तो वो दौर चले गए जब चीजें अंदर रह जाती थी, छिपी रह जाती थी। तो मैं कह रहा था धामी जी के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना है। तो उसका पहला यही है कि जिस तरह से अभी तक करीब 26 गिरफ्तारियां हुई हैं यूके एसएससी मामले में, पेपर लीक मामले में, उसी तरह से जो विधानसभा में नियुक्तियों का मामला भी अब खुल गया है। गोविंद सिंह कुंजवाल के जमाने का भी खुल गया है और अग्रवाल जी के जमाने का भी खुल गया है, तो वो भी अब कल से सुर्खियों में है। उसी तरह से जो पुलिस भर्तियों का मामला है वो भी खुल गया है। उसी तरह से पटवारी का मामला भी खुल गया है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर प्रश्न चिन्ह उत्तराखंड की नियुक्तियों पर है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है। तो अगर धामी जी इसमें निष्पक्ष जांच कराते हैं मुख्यमंत्री,
तो निश्चित रूप से उत्तराखंड थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। और जो ये गिरोह है पूरा का पूरा नकल कराने वाला, पेपर लीक करने वाला जो गिरोह है, उसका भंडाफोड़ अगर हो जाता है इस समय, तो भविष्य के लिए भी एक ये नजीर बनेगी। और अगर इस समय मामला दब गया तो भविष्य में भी उत्तराखंड का भगवान ही मालिक है। तो इसलिए इस समय धामी सरकार को फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए और इस मामले का अनावरण करना ही चाहिए। क्योंकि इस तरह का ये जो गंभीर मामले हैं, आप ये समझ लीजिए कि इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। बच्चे इतनी निष्पक्षता से परीक्षा दे रहे हैं, जुगाड़ वाले निकल जा रहे हैं, जो प्रतिभाएं हैं वो रह जा रही। तो वैसे ही हमारे संविधान में तमाम खामियां हैं, जिसकी वजह से प्रतिभाएं वैसे ही नहीं आ पाती हैं सरकारी नौकरियों में। सारे मतलब जाति के आधार पे, उसके आधार पे तमाम तरह की उसकी वजह से वैसे ही अच्छी प्रतिभाएं नहीं आ पाती हैं। और अब नकल गैंग ने तो पूरा पंठाधारी कर दिया है। तो इसका तो निश्चित रूप से अनावरण होना चाहिए। और धामी जी के बयान से उम्मीद बंधी है कि निश्चित रूप से कहीं न। और एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मुख्यमंत्री यदि ये इनिशिएटिव नहीं लेता तो ये होता भी नहीं। बिल्कुल। तो एक अच्छी बात यह है कि इस पे जी ठीक है मैखुरी साहब, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। और राजीव शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। और सबसे अहम सवाल ये, कानून के आप जानकार हैं, कानून हमें कई अधिकार देता है, लेकिन इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके के अधिकारों का बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार का तो देखिए बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है। यूके एसएससी पेपर की जब बात करें तो इसमें खुद चयन आयोग के कार्यालय से ये पेपर लीक हुआ, वहीं से ये चोरी हुआ पेपर, इस तरीके की बातें सामने आती है। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता है। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सख्त आदेश इसमें दिए थे। और एसटीएफ मैं समझता हूं कि जो कि हमारे प्रदेश की एक बहुत, उसके जो इंचार्ज हैं अजय सिंह जी, बहुत तेज तर्रार अधिकारी हैं और उन्होंने बखूबी उसको निभाया और लगभग 26 मुलजिमों को इसमें गिरफ्तार किया है। अब अगर कोई बेईमानी करता है उसका तो उसी के मन में है कि उसने क्या किया है, बट उसके बाद के जो परिणाम हैं वो सुखद परिणाम बच्चों के लिए, कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए नहीं है। आईपीसी की संगीन धाराओं में एसटीएफ ने मुलजिमों को पकड़ करके उसमें मुकदमे कायम करे हैं। कानून अपना इसमें काम करेगा, कोर्ट में मुकदमे चलेंगे। और मैं समझता हूं इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे, एसटीएफ अगर प्रस्ताव देंगे, डीएम साहब प्रस्ताव देंगे, तो गैंगस्टर और एनएससी की कार्रवाई लोगों के खिलाफ जरूर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नकल करवाने वाले लोग हैं उन पर गैंगस्टर और तमाम एनएसए एक्ट की आप कार्रवाई तो कह रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं इनको पूरे तरीके से धरपकड़ में किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चों का भविष्य पूरे तरीके से गर्क में जा रहा है। क्योंकि ये जो पेपर लीक करवाते हैं वो अलग हैं, जो बच्चे निष्पक्ष रूप से पढ़कर पेपर देते हैं वो सबसे अहम उनका भविष्य रहता है इस समय। अब देखिए, हमेशा से ऐसा होता है कि जब पेपर लीक होता है तो पेपर कैंसिल हुआ, वही बच्चे दोबारा मेहनत करेंगे, क्या उनकी एज पे कोई असर नहीं पड़ता इसको लेकर? नहीं मैम, बिल्कुल इस पर पड़ता है। उनका चांस चले गया। कई लोगों का बिल्कुल एज के हिसाब से आखिरी चांस होगा। और अगर इसमें सरकार कोई ऐसा निर्णय करती है, उस परीक्षा को पूर्णतः निरस्त करती है, तो वो हाईकोर्ट जा सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए कि ऐसा इसमें हुआ था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने मेरिट पर अपना काम किया था, हमारी स्कूलिंग का सर्टिफिकेट उसमें दिखा सकते हैं कि हम स्कूल में भी इतने परसेंटेज लेकर के पास होते थे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं परसों एक इंटरव्यू देख रहा था सोशल मीडिया पे भी, और एक जो टॉपर था वो बहुत सारी यूके SSSC का जवाब ही नहीं दे पाता इसका फुल फॉर्म क्या है, और वो उसमें टॉपर था। तो अगर इनके स्कूल के बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट देखेंगे और वो लेकर के हाईकोर्ट जाएगा, तो माननीय उच्च न्यायालय इसमें जरूर कोई ना कोई जिन बच्चों को रिलीफ देगा जिनका एक साल खराब हो गया। और एक साल हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा होता है, और इनको रिलीफ जरूर मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, और 1-4 दिन को और मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में भी बात कर सकते हैं इस बारे में। तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। संजय वर्मा जी, सवाल आपसे ये कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही थी, उसके बाद धामी सरकार में इस तरीके का मामला सामने आता है, कार्रवाई आपने की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके का ये मामला सामने आया इसको पहले रोका जा सकता था। अगर कार्यालय से यूके SSSC जो चयन आयोग है उसी के कार्यालय से अगर पेपर चोरी होते हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं होगी। मुस्कान जी, देखिए, इस तरह के कार्यकलाप और इस तरह की जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, जो पिछली कांग्रेस की सरकारें थी उनमें भी लगातार हुआ करती थी।
लेकिन वो लोग उसके ऊपर लीपापोती करके उन सभी जो गड़बड़ियां होती थी उनको दबा दिया करते थे और वो जनता के सामने कभी आ ही नहीं पाती थी। और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक 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 कदम आगे बढ़ाते हुए पिछली जितनी भी इस प्रकार की भर्तियां थी उनमें चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो, चाहे सचिवालय भर्ती हो और ऊर्जा निगम की कुछ भर्तियां हैं, तो तमाम तरह की जितनी भी भर्तियां हुई हैं और जितने उन भर्तियों में जो ये नकल माफियाओं के द्वारा एक रॉन्ग प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का जो काम किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पूरी तरह संवेदनशील है, पूरी गंभीरता से इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। और उन्होंने ये भी साथ ही कहा है कि जब तक हम इस चेन की आखिरी कड़ी को ध्वस्त नहीं कर देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही जैसे अभी आपने हमारे मित्र राजीव शर्मा जी से बात आप कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जो परीक्षाएं दे रहे हैं बच्चे, तो उनका भविष्य के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगता है। उनका एक साल खराब होता है, तो मैं इस बात से भी पूरी तरह से सहमत हूं। और इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक नीति बनाने जा रहे हैं कि जो अपनी ईमानदारी से जो बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं उन्हें वो क्यों सफर करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मंतव्य है कि जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो लोग ईमानदारी से परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और उनके लिए भी वो लगातार एक नीति बनाने में उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। लेकिन प्लान क्या है? ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात संजय वर्मा जी, लेकिन प्लान क्या है? आप कह रहे हैं कि इस पूरी कड़ी के अंत तक जाएंगी और इस मसले को खत्म करेंगे। प्लान क्या है आपके पास? किस तरीके से आप नकल का जो ये तमाम कारोबार एक तरीके से कह सकते हैं कि चल रहा है, इसको रोका कैसे जा सकता है? मुस्कान जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो इस तरह के तत्व हैं उनके मन के अंदर एक इतना बड़ा भय हमको पैदा करना होगा कि वो भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए पहले 20 बार सोचें कि उसके परिणाम जो हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर भी पड़ने वाले हैं। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं उन सभी के ऊपर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और एनएसए तक की हम लोग कार्यवाही करेंगे। उनकी तमाम संपत्तियों को पूरी तरह से हम लोग जब्त करेंगे, नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। और साथ ही उन लोगों को जो लोग प्रश्रय देते हैं उन लोगों तक भी पहुंचकर उन लोगों के खिलाफ भी हम लोग कार्यवाही करेंगे। साथ ही एक मिनट मुस्कान जी, जिन एजेंसियों को हम परीक्षाओं को संपन्न कराने का एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो उन एजेंसियों को भी हम लोग बदलने का काम कर रहे हैं। और ताकि और जो परीक्षाओं का पैटर्न है, परीक्षाओं का पैटर्न को भी बिल्कुल एक ऐसा पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं के पैटर्न को पारदर्शी बनाना, मैं आपकी बात समझ गई संजय वर्मा जी, लेकिन ये तभी सही सार्थक साबित होगा जब पेपर लीक होना बंद होंगे। हमारे साथ कानूनी जानकार मौजूद हैं। राजीव जी, आपके पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी। संजय वर्मा जी कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार जो है वो इस पूरा ये जो प्रकरण है इसकी आखिरी कड़ी तक जाकर इसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। बहुत सराहनीय कदम है अगर ये खत्म हो जाए तो, लेकिन अगर कानून की बात करें तो कानूनी रूप से, कानूनी तरीके से हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं? क्योंकि नकल तो साल दर साल इसी तरीके की बातें सामने आती है, हमेशा पेपर लीक होने की बातें सामने आती है। तो ये जो एक कारोबार एक तरीके से चल रहा है पेपर बेचने का, पेपर लीक करने का, इसके आखिरी कड़ी तक, इसके जड़ तक पहुंचकर इसको खत्म करने का क्या हमारे पास एक हल हो सकता है? देखिए मैम, पूरे वर्ल्ड में एक कानून बना हुआ है जिससे हम लोगों को चलना होता है। पर क्या कानून बनने से चोरियां रुक जाती हैं, मर्डर रुक जाते हैं, क्राइम रुक जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन कितना स्ट्रांग है, देखिए, जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एजेंसीज पर रहेगा
तब तक ये सब होता रहेगा। ये ऑटोनमस बॉडीज होनी चाहिए। कभी आपने सुना ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी राजीव जी, फौरन लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात एक बार फिर से यूके SSS मामले की कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का एक बार रुख फिर से कर लेते हैं। राजीव जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी मैम, देखिए, कानून अपना काम करता है। कानूनी रूप से जो इन धाराओं में, जिन धाराओं में इनके मुकदमे कायम होंगे, इनके पनिशमेंट्स आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि ये IPC सेंट्रल एक्ट है। इसमें इनके पनिशमेंट इतने हैवी होनी चाहिए कि आदमी कुछ ऐसा करते हुए घबराए। आज की तारीख में कुछ बहुत चीटिंग ले लीजिए, 2 साल की सजा, 3 साल की सजा, आदमी करोड़ों रुपए कमा के 2-3 साल जेल में रह लेगा, उसके बाद खत्म। बट अगर कैपिटल पनिशमेंट होगी और ये बॉडी जो एग्जाम कराते हैं, ये ऑटोनोमस होगी। आप एग्जाम्पल लीजिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का। कभी आपने सुना है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हो गए? क्योंकि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, किसी को नहीं पता होता कि अगला एग्जाम जो कराएगी वो कौन सी यूनिवर्सिटी कराएगी। जोधपुर यूनिवर्सिटी ने कराया, उसके बाद वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी कराएगी। तो डिफरेंट लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एजुकेशनिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। जहां भी पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होंगे, वहां पर ऐसा भर्तियों में धांधली होती रहेगी। तो हमको भर्तियों के मामले में तो कम से कम ऑटोनॉमस कर देना चाहिए बॉडीज को, जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह करें। लेकिन राजीव जी, देखिए जिस तरीके से आपने ये बात कही कि हमें सजा को बढ़ाना होगा, लेकिन अगर हम सजा की बात करें तो ऐसे कई हमारे देश में कानून है जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान है, लेकिन वो केस भी नहीं रुक रहे हैं। उस तरीके के मामले भी लगातार सामने आते हैं। क्या वाकई एक सजा का बड़ी हुई सजा से क्या ये केस रुक पाएंगे? देखिए मैम, क्राइम तो IPC हमारे यहाँ बनी हुई है, तो क्राइम क्या जीरो है हमारे यहाँ? नहीं है। ये आदमी की मानसिकता और उसके जमीर पर डिपेंड करता है, क्योंकि आज की तारीख में पैसा हर आदमी के ऊपर हावी है ना। तो बट क्राइम लेवल जब आप सजा बढ़ा देते हैं, लोग सुनते हैं कि इसको फांसी की सजा हो गई, यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्राइम लेवल उसका कम होता है। जो ग्राफ होता है वो डाउन की तरफ जा रहा है। पहले बहुत सारे रेप के केस होते थे, अब आप सुनते हैं कम है। ये नहीं कहता हूँ समाप्ति, ये सबकी विकृति निपट गई है, परंतु सख्ती जब होती है, कानून में पनिशमेंट ज्यादा होती है, तो ऐसा मैंने देखा है कि उसका ग्राफ डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ठीक है, हरीश मैखुरी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से राजीव जी ने कहा कि हमें एक कानून को अगर सजा को बढ़ा दें, हम कोई भी कानून है उसके लिए, उस क्राइम के लिए सजा को बढ़ा दें तो शायद उसको रोका जा सकता है, ये उनका कहना है और हो भी सकता है। क्योंकि लेकिन यही मेरा सवाल फिर से कि क्या वाकई सजा बढ़ाने से हम रोक पाएंगे इन सब चीजों को? और दूसरी तरफ संजीव वर्मा जी ये कह रहे हैं कि आखिरी कड़ी तक जाके इसको जड़ से खत्म करेंगे। क्या वो ऐसे प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिससे हम नकल रहित परीक्षा करवा सकते हैं? नहीं, मुस्कान जी, उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जो ये SSC परीक्षा है या वित्त परीक्षा है या विधानसभा में नियुक्तियों के प्रकरण हैं, और कुछ लोग स्थायी भी हो गए हैं, कोई ये बाकायदा कमीशन की नौकरियां हैं, तो जिन्होंने पैसे दे के नौकरी झटकी है उन पर भी जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तो तब तक ये बेखौफ चलता रहेगा धंधा। ये एक्चुअली धंधा हो गया है, गंदा है लेकिन धंधा है। तो जिन्होंने पैसे दे के नंबर 2 में नौकरियां झटकी हैं, सबसे पहले वो जाएं और उनके घरों पे बुलडोजर चले तो संदेश जाएगा, और नहीं तो कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी। कोर्ट में सबको पता है, अगर कोर्ट की सजा देने वाली मतलब इतनी प्रॉम्प्ट हो जाती है, इतनी लिंगर ऑन नहीं करती, सालों 10 साल में फैसला आएगा, 10 साल में सजा होगी, तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा। यानी बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार कर चुके होंगे, तब तक जब सजा होगी तब होगी। जो जिन्होंने पैसे दे के नौकरियां झटकी हैं, 30-30 लाख रुपए दे के नौकरियां झटकी हैं, तो वो कोई सामान्य आदमी तो है नहीं। तो न्याय कोर्ट में जो अच्छे वकील रखेगा तो कितने उससे न्याय मिलने की संभावना है, क्या है, ये सबको पता है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से अगर मामला कोर्ट में लटका तो नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार इस पे एक्शन में आ जाए और जिन्होंने नंबर 2 में नौकरियां झटकी हैं वो भी धरे जाएं, जिन नेताओं की सिफारिश पे धरे हैं वो भी धरे जाए, और जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने ये पेपर लीक करवाए और
तमाम जो एलिमेंट हैं वो भर दिए सरकारी नौकरियों में। ये तीनों स्तर पे सजा हो तब तो कुछ होता है, और नहीं तो बहुत मतलब उम्मीद करनी हमें नहीं लग रहा है कि कुछ होगा ही। ठीक है, राजीव जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए मैखुरी साहब कह रहे हैं कि हमें कई ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे हम ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से खत्म ये चीजें हो जाए। अब आप उनकी बात से कितना सहमत हैं? नहीं, देखिए, आप कानूनी प्रक्रिया के ऊपर मुझे लगता है मैखुरी साहब थोड़ा सा टिप्पणी कर रहे हैं। लंबी जरूर होती है, पर 100% जो गवाही होती है, जिस तरीके से केस पेश किया जाता है सरकार के द्वारा, उस पर निर्णय बिल्कुल सही आते हैं। ऐसा नहीं है न्यायालय जो है जल्दी से मुलजिमों को छोड़ देती है। हाँ, प्रक्रिया कोर्ट की जरूर लंबी है, क्योंकि गवाही होती है, और अगर 25 मुलजिम पकड़े गए हैं और 25 की गवाही एक में दो भी होंगे तो 50 मुलजिम होते हैं, और एक तारीख में कभी कोई मुलजिम की गवाही हुआ नहीं करती है। पहले चीफ होता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। आपकी एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी कि जिन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, उसमें चाहे वो नेता हो चाहे कोई और हो, उन तक अभी तक एसटीएफ नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं अभी एक पेपर पढ़ रहा था, तो उसका प्रीवियस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र जी उनका वो था कि मैंने उस पर टिप्पणी करी है कि ये आयोग के माध्यम से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। वो फिर अपॉइंटमेंट कैसे हो गए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ, मैं मैखुरी साहब से इस बात से सहमत हूँ कि इन सब चीज का संज्ञान लेकर के आगे की जांच बढ़नी चाहिए, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कानून के दायरे में ला करके और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, मैखुरी साहब एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, आपका कमेंट, उसके बाद संजीव वर्मा जी के पास जाऊंगे। संजीव वर्मा जी की बात का आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम तो आखिरी कड़ी तक जाकर और इसको पूरे तरीके से जड़ से खत्म करेंगे। ये जड़ से खत्म करने का सॉल्यूशन क्या हो सकता है हमारे पास? नहीं मुस्कान जी, मैंने कहा कि आखिरी कड़ी तो वो व्यक्ति है जिसने पैसा देकर नौकरी झटकी है। माध्यम को ही हो, माध्यम तो दलाल है ही है, दलाल तो अपराधी है ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी बड़े मगरमच्छ की बात आ रही है, सोशल मीडिया में आ रही है, अखबारों में आ रही है कि बड़ा मगरमच्छ जब तक नहीं धरे जाएंगे, और जिसने प्राथमिक स्तर पर अपराध किया है, पैसा देकर नौकरियां झटकी है, और जो हमारी डिग्निटी थी उनका अपमान हुआ है एक तरह से, जिनको निकलना चाहिए, जो टॉपर थे वो पीछे छूट गए, जो पैसे वाले थे वो घूस देने वाली नौकरियां झटक गए। तो कहीं ना कहीं अपराधी वो भी हैं जिन्होंने नौकरियां झटकी हैं, जिन्होंने दी हैं वो तो है ही हैं। तो ये किसी न किसी तीनों चारों लेवल पे कहीं ना कहीं जांच सब स्तरों पे अवश्य है। किसकी सिफारिश पे हुआ, किसने पैसे देके नौकरियां झटकी हैं, बीच के अधिकारी कौन है जिन्होंने पेपर लीक किया और तमाम ये इस तरह के लोग लगा दिए। तो तीनों चारों लेवल पे कहीं ना कहीं ये आवश्यक है कि इसकी गहनता से छानबीन हो और अपराधी सारे लेवल के पकड़े जाएं, तब तो इसमें कुछ हो सकता है। और उनको सख्त से सख्त सजा भी हो, न्यायालय से सजा भी हो, दिखे भी सजा। मतलब अगर ये समझ लीजिए कि अगर लेंथी प्रोसेस चलती है हमारी, और जिस तरह से एसटीएफ की अगर हमारी प्रक्रिया लंबी चलती है, तो जो एसटीएफ की प्रोसेस है वो भी बेचारी कहीं ना कहीं सफर कर जाएगी। एसटीएफ तमाम इतने दबाव के बावजूद, लेकिन लगभग ऐसा होता है ना मैखुरी साहब के, देखिए सरकारें चली जाती हैं लेकिन इस तरीके की चीजें कभी खत्म नहीं होती है। ये शुरुआत से ऐसे मसले हम देख रहे हैं, उठा रहे हैं, जिसमें पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, हर ओर से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। और इस तरीके से इतने लेंथी प्रोसेस के साथ अगर आखिरी कड़ी तक जाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय इसमें लगेगा, और सरकारें दर सरकारें मुझे नहीं लगता कि ये काम पूरे तरीके से कर पाएंगी। नहीं, फिर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने तमाम आरोप प्रत्यारोप के प्रवाह किए बिना जांच बिठा रखी है, एसटीएफ इसमें जांच कर रहा है, 26 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, 2-3 प्रकरण और खुले हैं, उनमें भी अगर निष्पक्ष जांच हो जाए और कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिले तो प्रतिभाओं के साथ भी ये सम्मान होगा और कानून का भी सम्मान रहेगा। और धामी जी को ये मौका है, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी मतलब दावा कर रही है हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, तो एक मौका है ये अपनी स्वच्छता प्रकट करने का, उसका लाभ लेना चाहिए। सरकार की इज्जत बढ़ जाएगी और
निश्चित रूप से सीबीआई जांच के विकल्प भी खुले रखने हैं। एसटीएफ वैसे उत्तराखंड की जब तक हम देख रहे हैं काफी पर्याप्त है, जिस तरह से उन्होंने इस मामले को एक एक करके छानबीन की है, 26 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, अब तक तो पकड़े भी नहीं जाते, प्रकरण सामने भी नहीं आते, तो ये पहली बार सामने आया। इसके कहीं ना कहीं सरकार को भी श्रेय जाता है। बिल्कुल, ये इसके लिए सरकार की सराहना है कि सरकार लगातार कार्य कर रही है इसको लेकर, और 26 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये सराहनीय कदम है और लगातार इस पर कार्रवाई इसी तरीके से होती रहनी चाहिए। संजीव वर्मा जी, इस तरीके की कार्रवाई तो देखिए सरकार कर रही है, लेकिन फिर से वही सवाल है कि UKSSC जो कार्यालय है, वहीं से जब इस तरीके की आयोग के कार्यालय से जब पेपर चोरी होता है तो वहां पर भी बहुत सख्ती होती है, उसके बावजूद पेपर चोरी हो जाता है। इसीलिए कहा मैखुरी साहब ने कि आखिरी कड़ी जिसको आप बता रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने खुद सरकार इस तरीके की नौकरियां हासिल की हैं इस तरीके से। मुस्कान जी, देखिए, हमारे मित्र श्री मैखुरी जी और हमारे मित्र श्री राजीव शर्मा जी, उन्होंने जो अपने वक्तव्य रखे, मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। और जब तक हम एक ऐसी इतना बड़ा भय ऐसे तत्वों के मनों के अंदर नहीं पैदा कर देंगे, ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने एक पूरी पारदर्शिता और पूरी एक संवेदनशीलता दिखाते हुए जिस तरह से एसटीएफ को और तमाम विजिलेंस को पूरी तरह से आदेशित और निर्देशित किया कि आपको हम फ्री हैंड देते हैं, और आप फ्री हैंड देते हुए आप जो भी कार्यवाही, आपको जो भी दिखाई देता है, बिल्कुल निर्बाध तरीके से, एक तरीके से इस नेटवर्क को पूरी तरह आपने ध्वस्त करना है। और जब उन तमाम जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, उनको जब एक फ्री हैंड मिला तो उन्होंने भी उसी के अनुरूप जो अपनी परफॉर्मेंस पेश करी। तो मैं सोचता हूँ 2 दर्जन से अधिक, और ये सब वो लोग हैं जो सबूतों के साथ, संदिग्ध नहीं है कोई भी, सबूतों के साथ पहले सबूत जुटाए गए, उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और एक कड़ी से जोड़कर दूसरी कड़ी तक पहुंचते हुए जिस प्रकार से एसटीएफ आज सरगना तक पहुंची है, वो सरगना जिसका आज के न्यूज़पेपर में लिखा है कि 111 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका, तो ऐसे व्यक्ति की तमाम जो पूंजी है, तमाम कारोबार है, उसको पूरी तरह से अगर सीज कर देती है सरकार, और उसको, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ऐसे लोगों की पूरी संपत्तियों को जब्त करेंगे और उनके ऊपर गुंडा एक्ट, एनएसए तक लागू करेंगे, आवश्यकता हुई तो हम अन्य किसी जांच एजेंसी तक भी हमको जाना पड़ता है तो भी हम जाने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। तो हमारी सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है। हम अपने युवाओं का हितों का भी हमने ध्यान रखना है, और बच्चों का जो परीक्षाएं देते हैं उनका परीक्षाओं के ऊपर विश्वास भी जमे, सरकार के ऊपर विश्वास और गहरा हो। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजिलेंस का दायरे को बढ़ाते हुए, विजिलेंस अभी तक सरकारी एजेंसियों की ही जांच किया करती थी, उन्होंने विजिलेंस के दायरे को बढ़ाते हुए जो निजी कंपनियां हैं और निजी यूनिवर्सिटीज हैं, उन तक भी विजिलेंस के दायरे को बढ़ाने का काम किया है। तो उनकी मंशा पूरी तरह स्पष्ट है कि हमने उत्तराखंड को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करना है, और आने वाला जो 2025 का जो हमारा विजन है उसको कामयाब करते हुए कि हमने उत्तराखंड को देश का एक सर्वोच्च राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो उसी दिशा में हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और आने वाला जो भविष्य है, मैं सोचता हूँ एक सुखद, और जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम लोग पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर ऐसा कोई भी अपराधी जो उत्तराखंड स्टेट को अपना एक सॉफ्ट टारगेट मान के यहाँ पर आने का प्रयास करेगा, तो मैं सोचता हूं उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसे सभी तत्वों को हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे और जितने भी हमारे युवा हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके अंदर विश्वास जगाने का हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। ठीक है, मैखुरी साहब, देखिए आपने भी सरकार के कार्यों की सराहना की और सरकार के कार्यों की सराहना है इस बात में कि उन्होंने इस तरीके की बात कही है, लेकिन इतना काम की भी किया है उन्होंने, धामी सरकार ने। लेकिन शुरुआत में जब वो कुर्सी पर बैठे थे सीएम धामी, तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब वो नहीं कर रहे हैं। आपके नजरिए में धामी का कार्यकाल जो है भ्रष्टाचार के मामले में कितना सही आप मानते हैं? क्योंकि इस तरीके की मामले जो चीजें हमें देखने को मिली है धामी सरकार के राज में। हेलो जी मैखुरी साहब। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये अवसर भी है, मतलब जहाँ सरकार को इस समय काफी झेलना भी पड़ा है, वहीं ये अवसर है। तो अगर हम थोड़ा सा प्रधानमंत्री मोदी से सीखें तो हम इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। जो आपराधिक आपदा उत्तराखंड पे पूरे घेर के बैठी है, कोई एक धामी के इसके कार्यकाल में तो प्रकरण खुले हैं, प्रकरण पुराने हैं ये तो, और चले आ रहे हैं सालों से। तो निश्चित रूप से अगर ये इस समय हमने इसको ठीक से हैंडल कर दिया तो भविष्य में जो इस तरह के जो घपलेबाज हैं, घोटालेबाज हैं, चाहे वो नौकरियों का घोटाला हो, तमाम और तरह के घोटाले जैसे खुलते रहे हैं, तो वो सारे इस समय अगर हमने बेनकाब कर दिए, सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया, तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए भी एक सीख होगी। और जिस तरह से धामी का तो भविष्य लंबा है ना, ये युवा मुख्यमंत्री है, बहुत लंबा भविष्य है, तो अगर स्ट्रांगली उन्होंने इसको हैंडल कर लिया तो निश्चित रूप से ये भविष्य के लिए नजीर भी बन सकती है। और अगर स्ट्रांगली इसको हैंडल नहीं किया तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसमें जो पुरानी सरकार के भी मैंने कहा कि प्रकरण खुले हैं विधानसभा में नियुक्तियों के, और अब के भी खुले हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रिक्टली थोड़ा सा लेने की आवश्यकता है। उसके अलावा हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हो जाए। मैं डिले टैक्टिस पे बात कर रहा था, एक हमारे कानून के जानकार यहाँ पे हैं जो बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम न्याय पे प्रश्न कर रहे हैं। न्याय पे प्रश्न में न्याय की प्रक्रिया जितनी हमारी लेंथी है उसको मैंने उजागर करने का कोशिश किया कि उसको हम शॉर्ट टर्म करने का क्या कर सकते हैं। एक डिले टैक्टिस होती है, जो हमारे अपराधियों के वकील होंगे वो डिले टैक्टिस का उपयोग करते हैं, तो उसमें यह होता है कि सालों तक, महीनों तक अपराधी जाता ही नहीं है कोर्ट। कुछ ना कुछ वो कभी बीमार रहता है, कभी कुछ रहता है, कभी तैयारी नहीं रहती है, तो इसको हम डिले टैक्टिस कहते हैं। तो आई एम टेलिंग अबाउट डिले टैक्टिस की, उसके कारण जो न्यायिक प्रक्रिया में देरी जो हो जाती है उसकी वजह से अपराधियों के भी कहीं ना कहीं मदद हो जाती है। बिल्कुल, अपराधियों की मदद तो होती है मैखुरी साहब, और इस तरीके से जब कोई इलीगल तरीके से अगर कोई इस तरीके की परीक्षा को पास करता है और परीक्षा पास करने के बाद अगर वो किसी भी पद पर तैनात होता है, कर्मचारी जो है जो भी किसी पद पर जाएगा, तो उसके बाद ये जो भ्रष्टाचार है वो आगे जाएगा। जो खुद नहीं पढ़ा कभी, वो बच्चों को आगे क्या पढ़ाएंगे? तो हम ये कह रहे हैं कि तीन तरह की सरकार में रिफॉर्म की आवश्यकता है। एक न्यायिक सुधार की भी आवश्यकता है। कहीं कहीं न्यायिक सुधार होने चाहिए, नेशनल लेवल पे भी होने चाहिए, और राज्यों के लेवल पर भी जो राज्य स्तरीय कानून है या अपराध है उसके लिए न्यायिक सुधार भी है। और अपराधी की अंतिम कड़ी जो है, इसमें उत्तराखंड में जो नियुक्तियों में घोटाला हुआ है उसमें अंतिम कड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें नियुक्तियां झटक ली है ईमानदार लोगों का, मेहनती लोगों का पक्ष मार के, जिसमें अब नौकरियां झटकी हैं वो, और सरकार में कल को अफसर बन के बैठेगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो हम नहीं समझ पाते हैं कि बहुत ईमानदारी नौकरी में भी रखेगा, तो कहीं ना कहीं उस तक पहुंचना आवश्यक होगा। तो अभी तो ये 26 जो आई है हमारी, ये बीच की मछलियां हैं, ऊपर मगरमच्छ कौन है और नीचे जिसने सरकार के कानून को लपेटा है, जिसने सरकार के कानूनों को, नियुक्ति प्रक्रिया को ठेंगा दिखा के नौकरियां हासिल की है, उसका क्या होता है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी तक जो हमारी कड़ियां हैं वो सब बीच की कड़ियां हैं। ठीक है, मैं तो हमने अभी बड़े अपराधी और नीचे का जिसने कानून हाथ
कानून की परवाह किए बिना नियम कानूनों को धप्पा बताते हुए जिसने नौकरी झटकी है उस तक भी पहुंचना जरूरी होगा इस प्रकरण में। बिल्कुल पहुंचना बिल्कुल आखिरी कड़ी तक जरूरी है, ताकि जड़ को खत्म किया जाए, जड़ को हटाकर इस पूरे मसले में आगे अगर कभी हम देखें तो इस तरीके की चीजें सामने ना आए कि फिर से पेपर लीक हुआ, क्योंकि बच्चों के भविष्य पर तलवार लटकती है। और इस तरीके के लोगों पर राजीव जी आपसे मैं जानना चाहूंगी जो इस तरीके के काम करते हैं, अब कहा गया है कि गुंडा एक्ट उन पर लगाया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, क्या ये एक्ट उन पर इनफ होगा और किस तरीके की कार्रवाई उन पर होगी इस एक्ट के तहत? नहीं मैम, इस पर हम लोग एनएसए की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो होता है उसमें भी होता है, तो उसमें तो लगभग 6 महीने तक आप बेल एप्लीकेशन में नहीं डालते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। देखिए आप मर्डर हो जाता है, जमानत तो उसकी भी डलती है, बट कुछ जब ज़्यादा एनएसए वगैरह हम लोग लगा देते हैं तो ये उन मुलजिमों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है ना। तो सख्ती हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली। हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ, आप अपनी बात रखें राजीव जी। जी, बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है कोई, तो उनके लिए मुश्किलें हम लोग खड़ी कर सकते हैं। उनके लिए ऐसा हम लोगों को करना चाहिए, डिफरेंट धाराओं में एनएसए वगैरह लगा करके उस गैंग को तोड़ने की हमको कोशिश करनी चाहिए, क्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, ऑब्वियसली जब हमारा एसटीएफ उसमें काम कर रही है तो धीरे धीरे करके जांच, जैसे जैसे पहले इन्होंने एक आदमी को पकड़ा, उससे तफ्तीश करी तो दूसरे को पकड़ा, दूसरे से 4 को पकड़ा, 4 से 8, 26 हो गए। इन 26 में से और कड़ी जोड़ेंगे तो और बड़े लोगों को भी पकड़ेंगे, अगर बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो इसका कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग उस कानून की प्रक्रिया चलेगी और कानून अपना काम इस पर करेगा। और चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, कानून सबके लिए बराबर है और जेल की सलाखों के पीछे सब लोग जाएंगे। और मैं समझता हूँ एक सुखद परिणाम इसके आएंगे। आगे की परीक्षाओं में बच्चों के साथ ऐसा छल कोई ना कर पाए, ऐसा जरूर एक वातावरण हमारे प्रदेश में पैदा होगा। ठीक है, मैं खुद साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। राजीव जी ने एनएसए की भी बात की है, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जो लगाए जा रहे हैं इन लोगों पर, क्या ये इनके लिए इनफ है? इसमें जो कार्रवाई उन पर होगी, क्या ये कार्रवाई उनके लिए उतनी सही होगी, उतनी इनफ होगी कि वो दोबारा इस तरीके की हरकत ना करे, या फिर कोई नजीर पेश हो सामने कि बाकी और कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे? मुस्कान जी, हमारे तो कानून के जानकार मित्र यहाँ पे साथ में हैं, हम लोगों ने भी कानून को पढ़ा है। होता क्या है कि अगर हम ऐसे एक्ट लगा देंगे कि जो प्रोविजन के अंदर नहीं है तो कोर्ट में जो है वो क्वेस्ट हो जाएंगे। तो सरकार की भी अपनी सीमा है, सरकार क्या लगा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैंग ही काम कर रहा है। जैसे हमारे भाई ने बताया कि पूरा गैंग है, कॉकस है, तो गैंगस्टर एक्ट इस पे लग सकता है। उसके अलावा पूरे सरकार की क्षति है, प्रदेश की क्षति है, नेशन की क्षति है, तो एनएसए भी इन पे लग सकता है। मतलब इन 2 प्रकरण में ये दोनों एक्ट आ सकते हैं उसके दायरे में कहीं ना कहीं। और एक मैंने कहा कि सरकार कुछ प्रॉम्प्ट कार्रवाई इस तरह की भी करे, जैसे हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि अपराधी अगर ढंग से पेश नहीं हुआ तो उससे पहले उसके घर पे डोजर पहुंच जाता है। तो इन अपराधियों के घर पे भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को भी डोजर लेके चलना चाहिए, ताकि ये दोबारा कोई इस तरह का हिम्मत ना कर पाए। वो अपराधी को सजा होते हुए दिखती भी है। तो दोनों तीनों न्यायिक प्रक्रिया तो हमारी जो है ही है, वो तो चल ही रही है, उसमें तो कोई किसी को शक और शुबा की बात ही नहीं, उस पर टिप्पणी ही नहीं है। हमारी न्यायिक प्रक्रिया पे टिप्पणी नहीं है। हमने तो सिर्फ जो न्यायिक प्रक्रिया के बीच में हडल्स हैं, डिले टैक्टिक्स है, तमाम तरह के जो मैंने कहा कि महंगे वकील हैं, तो इस तरह की जो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो हमारा अपराधी लाभ लेने की कोशिश करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा था। तो उसको देखते हुए तीनों चारों लेवल पे हमें देखना पड़ेगा। एक तो प्रॉम्प्ट सजा क्या हो सकती है, दूसरा इन पे कौन सी धाराएं लग सकती है, तीसरा भविष्य में ऐसे अपराध ना हो उसके लिए हम क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। इन सारे पे काम करने की आवश्यकता होगी। ठीक है संजय वर्मा जी, आप देखिए गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के बारे में बताया है मैखुरे साहब ने कि इस तरीके की कार्रवाई अगर होती है तो क्या कुछ कह सकते हैं कि कमियां और खामियां रहती हैं इसमें? मुस्कान जी देखिए, कानून के ऊपर तो मैं किस तरह से न्यायालय पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना करनी चाहिए। लेकिन यह है कि अपराधी बात टिप्पणी की नहीं है संजय वर्मा जी, क्योंकि सरकार ने सीएम धामी ने खुद कहा कि गैंगस्टर एक्ट लगेगा, उसके लिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। मुस्कान जी देखिए, गुंडा एक्ट भी लगेगा, गैंगस्टर भी लगेगा और एनएसए के ऊपर भी हम लोग कार्यवाही करेंगे।
मैंने जैसे प्रारंभ में आपसे कहा कि अपराधी के मन में इतना भय पैदा हम लोग करेंगे कि वो भविष्य में युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए 10 बार सोचे कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मेरा पूरा परिवार और मेरी आने वाली नस्लें भी प्रभावित हों। और जिस तरह से बात बुलडोजर और इस तरह की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने वाले हैं और ऐसे तत्वों को पूरी तरह से उत्तराखंड से खदेड़ने का पूरा एक प्लान हमारा तैयार हो रहा है और बहुत ही जल्दी वो हमारे आपके सबके सामने होगा। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड में इस प्रकार के तत्व आते हुए भी 10 बार सोचेंगे कि ये काम करने के लिए हमको उत्तराखंड में हम ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से माननीय योगी जी ने अपराधियों के मनों के अंदर जो एक डर पैदा किया है, उसका एक सदपरिणाम, जो एक सुखद परिणाम जो उत्तर प्रदेश में सामने देखने को मिल रहे हैं। वहां पर क्राइम रेट आप देखिएगा कम से कम 20-30% डाउन हो गया है। जो क्रिमिनल्स हैं वो अपनी जमानतें तोड़वा कर अपने आप ही जेल में जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो उसी तरह का वातावरण, उसी तरह का एक अपराधियों के लिए जो भय का वातावरण, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड में भी सरकार पूरी तरह से तैयार करने जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मंतव्य है कि भ्रष्टाचारियों के लिए और अपराधियों के लिए 2 ही जगह है, या तो जेल की सलाखों के पीछे या उत्तराखंड से बाहर, या और यदि इस तरह के जो तत्व होंगे उनके ऊपर इतनी कड़ी से कड़ी कार्यवाही का वो एक पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार करने जा रहे हैं कि अपराधी सोचेगा कि मैं उत्तराखंड में ना ही रहूं तो बेहतर है। ठीक है, अपराधी सोचेगा कि मैं उत्तराखंड में नहीं रहूं तो बेहतर है, ये बात कह रहे हैं संजय वर्मा जी। मैखुरी साहब, अगर इस तरीके की बातें होती है तो आप देखिए मैखुरी साहब कह रहे हैं कि पूरे तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी, एनएसए की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर रासुका लगती है तो जिस तरीके से बताया रासुका के बारे में, एनएसए के बारे में तो बताया राजीव जी ने, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? हरीश मैखुरी जी। निश्चित रूप से मैंने कहा नहीं कि अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए, इस तरह के अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए सरकार के स्तर पर, जांच एजेंसियों के स्तर पर जो मैक्सिमम सजा है, यदि वो इस समय हो जाती है और वो सारी एक्ट और सारी धाराएं सारे सेफ्टी में जल्द किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। और यदि हमने चूक कर दी तो इसके 2 नुकसान होंगे, भविष्य में भी इस तरह के अपराध होते रहेंगे और सरकार को भी नुकसान होगा। तो धामी जी जो है, जो मुख्यमंत्री हमारे इस समय वर्तमान में दिख रहे हैं, वो काफी सख्त मोड में है, आक्रामक मोड में है। और जिस तरह के अभी तक उन्होंने सब किया है ना, वो बिना मुख्यमंत्री की राय के नहीं हो रहा है, वो हो रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ईमानदारी उसमें दिखती है। और जांच इसमें आगे बढ़े तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए भी एक सबक होगा। ठीक है मैखुरी साहब, संजय वर्मा जी, राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से यूके SSS मामले में अब गिरफ्तारियां हो रही है और इसको लेकर धामी सरकार पूरे तरीके से सक्रिय है और धामी सरकार साफ कह रही है कि चाहे रासुका हो या फिर गैंगस्टर एक्ट, तमाम तरह की कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी, इन आरोपियों पर की जाएगी। अब देखना होगा कि वो दिन कब आएगा जब इस तरीके के मामले लगातार कम होते जाएंगे और बच्चों के भविष्य के साथ एक बार फिर से नए सूर्य को देखने का मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।